अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर फेज का एक प्रैक्टिकल कवर कर रहे हैं और वैसे जो मेरे पास बुक थी उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट नंबर 17 है। आगे पीछे हो सकता है, नंबर मायने नहीं रखता, असल में मायने रखता है कि विच इज़ द एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट है ग्लास स्लैब वाला। क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ ग्लास स्लैब बाय द मेथड ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। मेथड का नाम है मेथड ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, यानी कि रियल और अपेरेंट डेप्थ वगैरह मालूम करनी पड़ती है हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर। और बेसिकली फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब। क्या है वो अभी थ्योरी के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। और जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्ट मेंशन ही होता है, चिट लगी हुई आती है कॉपी के ऊपर और उसको आप दोबारा से चाहो तो लिख दो। पहली सबसे अहम चीज़ जो आप लिखोगे वो होगा अपरेटस। अपरेटस के अंदर इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें एक ग्लास स्लैब दिया जाएगा, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब दिया जाएगा। इस किस्म का एक ग्लास स्लैब होगा, अभी आप आगे देख भी लोगे जब मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाऊंगा। ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग शीट दी जाती है या कॉपी होती है, कॉपी को ही कह देते हैं कि आप ड्राइंग शीट के ऊपर लगाइए। ड्राइंग पिन्स होती हैं, कॉमन पिन्स होती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, स्केल वगैरह, ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब बाय मेथड ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो थ्योरी है स्नेल्स लॉ की, लेकिन सबसे पहले बिल्कुल ही जो बेसिक वाली बातें हैं वो रिवाइज कर लें। याद रखिए लाइट कभी भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो एयर से दाखिल हो रही है वाटर में, तो दो अलग अलग मीडियम है। एयर जो है वो रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, और वाटर जो है ये उसके लिहाज से डेंसर है। तो लाइट रे जब भी पास होगी, लाइट रे अगर दाखिल होती है एयर से वाटर के अंदर, तो हमें पता है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। इसको कौन सा रास्ता फॉलो करना चाहिए था? इसको फॉलो करना चाहिए था बिल्कुल ऐसा रास्ता, लेकिन उसने क्या किया, वो अपनी डायरेक्शन उसने थोड़ी सी चेंज कर ली, और यही डायरेक्शन का चेंज होना कहलाता है, लाइट रेस का बेंड होना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रेयर से डेंसर मैंने आपको समझाया, डेंसर से रेयर भी हो सकता है, और ये जो मैंने आपको समझाया ना, इसके अंदर जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट रे, तो वो हमेशा हमेशा नॉर्मल से, ये 90 डिग्री पर जो लाइन बनती है जैसे हम कहते हैं नॉर्मल, उससे हमेशा अवे बेंड होती है, ठीक है ना। हमेशा हमेशा याद रखिए अवे बेंड हो जाएगी, और अवे बेंड होने का मतलब हो गया कि रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रहा है, ठीक है। इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले एक रे आ गई, ये वाली रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि आके टकरा रही है, ये इंसिडेंट रे है। और ये जो रिफ्रैक्ट हो गई है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। ये अहम बात है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रे रिफ्रैक्ट हो गई है, उसका नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको एंगल आर से जाहिर किया जाता है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेन जो बात है ये तो पता ही होना चाहिए, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये वाइवा के अंदर ही पूछी जाती हैं। इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, बिल्कुल ही बेसिक बात है, ये तो मालूम होनी ही चाहिए। तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक अगर कभी भी साइन मालूम किया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और डिवाइड किया जाए उसे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, साइन मालूम किया जाए, साइन आपको पता है साइन कॉस वाला साइन, तो इनका जो रेशो होता है वो हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और वही कांस्टेंट जिसे हम म्यू से शो करते हैं वो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है जिस मटेरियल की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट रेज बेंड हो रही हैं। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए साइन एंगल आई और साइन एंगल आर वगैरह मालूम होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ है ना, बेसिकली इस स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया हुआ है, ये पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना। मेन बात वो नहीं है, मेन बात हमारा प्रैक्टिकल है, इसी को हमने मॉडिफाई किया है। तो ये बराबर आता है रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ, क्या रियल हाइट डिवाइड बाय अपेरेंट हाइट भी हो सकता है, एट नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के नियर ही होता है ये बात। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, जो वर्किंग फार्मूला हमें इस्तेमाल करना होगा वो उसी स्नेल्स लॉ से रिलेटेड ही होगा, कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे जो रियल डेप्थ होगी और उसको डिवाइड करा देंगे अपेरेंट डेप्थ से। पी को हमने रियल डेप्थ बोला है और क्यू को अपेरेंट डेप्थ बोला है, और इसको जो है वो किसी भी उससे शो किया जा सकता है, एच ओ डिवाइड बाय एच आई वगैरह भी किया जा सकता है। प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ड्राइंग शीट है जो कि मैंने आपको बताया अपरेटस के अंदर, उसको विद द हेल्प ऑफ थंब पिन्स आप जो है वो ड्राइंग बोर्ड के अंदर लगा लें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो शीट है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, और नहीं हिलेगी तो फिर जो
हमारी ड्राइंग है वो बिल्कुल सही बनेगी। यही मेन मकसद है इसका। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने सबसे पहले चारों तरफ थंब पिन्स लगा ली और अब ये जो पेज है ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। देन वी हैव ग्लास स्लैब। ठीक है, मेन जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की खास बात यही है कि ये जो है वो मटेरियल ऑफ ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, और क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो इसकी ब्रेथ डिफरेंट है और इसकी जो लेंथ है, अगर आप देखो ब्रेथ वाइज देखोगे तो ऐसी रीडिंग ली जाएगी और अगर लेंथ वाइज करोगे तो ऐसी रीडिंग ली जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया ना, दो रीडिंग लेनी होती है, 2 अलॉन्ग ब्रेथ और 2 अलॉन्ग हाइट। तो प्रोसीजर तो सेम है, सिर्फ जो बात का फ़र्क आएगा वो ये है कि 2 तरीक़ों से ले ली। ठीक है ना, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि गिलास का बना हुआ है, तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहता है जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग तो बनाओगे इस तरीके से ना, फॉर एग्जांपल 2 ऐसे करके बना ली और 2 लेंथ वाइज बना ली। मैं इसको सेंटर में बना रहा हूँ ताकि आपको जो है ना पूरी बात समझ में आ जाए क्लियरली ना, और ड्राइंग शीट पे सही से नज़र आ जाए। सबसे पहले आपने ग्लास स्लैब को रखना है और मैं आपको सिर्फ एक रीडिंग लेके बताऊंगा और वो जो रीडिंग होगी वो होगी अलॉन्ग द ब्रेथ वाइज लूँगा ना। तो सबसे पहले आपने ग्लास स्लैब को रखा और उसकी एक आउटलाइन बना ली। ठीक है ना, कंप्लीट आउटलाइन बना लो। आउटलाइन बनाने से ये होगा कि बाद में अगर आप फॉर एग्जांपल इसको इसकी जगह से हटाते भी हो तो एडजस्ट करना आसान हो जाएगा, आप दोबारा से जो है उसे अपनी जगह पे लगा सकते हो। स्टेप नंबर 1, अब ये जो आपने ग्लास स्लैब को रखा था इसके तकरीबन मिड में आपने एक पिन लगाना है। ठीक है ना, तकरीबन मिड होना चाहिए। आपने वहाँ पे पिन लगाई और इस ग्लास स्लैब को दोबारा उसी जगह पे आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर दिया। अब ऑब्जर्वेशन लेने का टाइम है। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से लेनी है, तो आपने पिन को देखना है ग्लास स्लैब के अंदर से। तो देखो ऐसा कुछ मामला होगा कि आपको फॉर एग्जांपल पिन नज़र आ रही है, ये आ गई पिन और ये आपको इसके अंदर इसका इमेज नज़र आ रहा है। फिलहाल जो इमेज है और जो पिन है आपको एक ही लाइन में नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप बिल्कुल सामने से देखोगे, वरना एक्चुअली क्या हो रहा होगा, एक्चुअली आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा साइड में आके देखता हूँ तो आप देख रहे हो कि पिन अब अलग नज़र आ रही है और उसका जो इमेज है वो आपको अलग जगह पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सामने से देखोगे ना तो आपको ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आ रही होगी ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस तरफ से देखेंगे इमेज को और थोड़ा सा इस तरफ से देखेंगे, सामने से नहीं देखेंगे। ज़्यादा टेढ़ा भी ना हो, ज़्यादा सीधा भी ना हो, तकरीबन मिड में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, इतना टेढ़ा कर लेते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आपको पिन का इमेज नज़र आ रहा है ना ग्लास स्लैब के अंदर। अब आप क्या करें, उसी की सीध में एक और पिन लगाएं और ये पिन आपने ऐसे करके लगानी है कि जो पिन है और उसका जो इमेज नज़र आ रहा था ग्लास स्लैब के अंदर वो एक ही लाइन में आए। फिलहाल देख लो एक ही लाइन के अंदर नज़र आ रहा है। अब इसी सीध में एक और पिन लगानी है और ये पिन ऐसी होगी कि इस पिन के पीछे वाली पिन भी छुप जाएगी और जो इमेज था वो भी छुप जाएगा। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमने लगा दी। अब इस पिन के पीछे वाली पिन छुपी हुई है और उस पिन के पीछे जो है वो इमेज छुपा हुआ है जो हमें ग्लास स्लैब में नज़र आ रहा था। सामने से देखने पे हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा कि हमने यहाँ पे जो है वो 2 पिन्स लगा दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही काम अब हमने इस तरफ से किया था, अब हम थोड़ा सा इस तरफ से आके करेंगे। इस तरफ से आगे करेंगे तो वही बात है कि जो पिन नज़र आ रही है उस पिन के सामने यहाँ पे जो उसका इमेज नज़र आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपको इमेज नज़र आ रहा है तो ये रहा इमेज। अब आप इसकी सीध में एक पिन लगा दें। लेट से आपने ये पिन लगा दी, एक ही सीध में जहाँ पे पिन है उसी के नीचे उसका इमेज नज़र आ रहा है ना। इसी लाइन में एक और पिन आएगी और ये पिन ऐसे आएगी कि इस पिन के पीछे ये जो पिन मैंने लगाई थी ये भी छुपेगी और जो इमेज था ग्लास स्लैब के अंदर से जो नज़र आ रहा था वो भी छुप जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ मामला हो गया, ये हो गया। अब आप देख लो ये जो पिन है इसके पीछे वाली पिन छुपी है, उस पिन के पीछे उसका इमेज छुपा हुआ है। ठीक है ना, ये देख लीजिए क्लियर नज़र आ रहा है। अब आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा सामने से। अब बाकी जो काम आपने करना है वो आपने करना है ड्राइंग शीट पर, जो मैं समझाता हूँ। अब ग्लास स्लैब को हटाओ, इसका काम ख़त्म हो गया। सामने जो पिन लगाई थी इस पिन पर आपने एक सर्कल कर देना है, एक मार्क लगा देना है ताकि क्लियरली नज़र आ जाए पिन कहाँ थी। इसी तरीके से इस पिन का मार्क को भी सर्कल कर लो, इस पिन के मार्क को भी सर्कल कर लो। इस तरीके से कंप्लीट मामला हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब जो तरीक़ेकार था वो था रियल एंड अपेरेंट हाइट का ना, हमें रियल और अपेरेंट हाइट को इस्तेमाल करना था। सर्कल करने के बाद अब पहला काम ये हुआ कि आप जो है वो इस पिन से, ठीक है, इस पिन से आप एक स्ट्रेट लाइन बना लें और ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके इस एंड तक ना ग्लास स्लैब के, ताकि आपको जो है वो एक
रियल हाइट या रियल डेप्थ मिल जाए आपको, जो कि पिन की दूरी थी आपसे, मतलब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे तो पिन यहाँ पे थी, तो ये जो डिस्टेंस है ये रियल डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको आप नाप लोगे कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये हो रहा है 5.123, ये हो रहा है 5.3। तो फॉर एग्जांपल P जिसे हमने कहा था कि ये एक्चुअल हाइट है, या अगर डेप्थ वाइज देखा जाए तो ये एक्चुअल डेप्थ है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 5.3 सेंटीमीटर के बराबर। अब बाकी अपेरेंट किस तरीके से, तो उसके लिए जो है ना सारा काम हमें इधर करना पड़ेगा। सर क्या काम करना है, अब आप क्या करिए, इन दोनों पिन्स के जो इमेजेस हैं ये आ गए, ये जो मार्क थे ना इनके, ये वाला और ये वाला, उसको मिलाते हुए ले जाइए आप इस स्ट्रेट लाइन तक जो आपने बनाई थी, ठीक है ना, यहाँ तक आप ले गए, ये हो गई। फिर ये जो दोनों पिन्स थी इन दोनों के निशान को मिलाओ और वहीं तक ही ले जाओ, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ से आपने इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला दिया। इनका एक पॉइंट पे मिलना ज़रूरी है, अगर ये एक पॉइंट पे नहीं मिले ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक पॉइंट पे मिलना ज़रूरी है। तो ये सारी मार्किंग हो गई। तो होता क्या, यहाँ से रे ऑफ लाइट को यहाँ जाना चाहिए था ना, अपेरेंट मतलब सॉरी एक्चुअली इधर जाना चाहिए था, लेकिन लाइट रे उधर जाने के बजाय वो पहले ही बेंड हो गई ना, लाइट को यहाँ से बेंड होना चाहिए था और स्ट्रेट उधर मिलना चाहिए था, लेकिन उसने उस रास्ते को फॉलो नहीं करा बल्कि वो यहाँ पर आ गई। तो अगर मैं मार्किंग कर लूँ तो ए से लेके बी जो था ये था आपका पी, ए से लेके बी तक का जो फासला था वो पी के बराबर था, जिसे हमने एक्चुअल डेप्थ का, और बी से लेके इस वाले पॉइंट को सी कर देते हैं, यानी कि बी से लेके जो सी तक का डिस्टेंस है वो अपेरेंट होगा, यानी कि जो जाहिरी होगा, अपेरेंट का मतलब होता है जाहिरी, तो ये हो जाएगी अपेरेंट डेप्थ, ये हमें नापनी है अपने स्केल से। तो दोबारा से मेजरमेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3.5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या काम कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था रियल डिवाइड बाय अपेरेंट हाइट और डेप्थ, तो ये हो गया 5.3 डिवाइडेड बाय 3.5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 5.3 डिवाइडेड बाय 3.5, अच्छा मैंने ऊपर 5.3 लिख दिया, ये है 3.5, ठीक है, 3.5 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, 1 भी लगा दो आगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है ये हमें गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है, एक्चुअली 1.52 होता है, लेकिन 1.5 बहुत सही रीडिंग है, 1.5 अगर आपकी रीडिंग आ रही है तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ठीक है ना। तो हमने ये बात सीखी कि रियल और अपेरेंट डेप्थ का फर्क आया, यहाँ से यहाँ तक का अलग डिस्टेंस आया, यहाँ से यहाँ तक का अलग डिस्टेंस आ गया, उसको पी क्यू का नाम दिया और बाकायदा हमने कैलकुलेशन कर ली। अलग से मार्किंग करनी है और इसको पहले तो कंप्लीट भी कर लो ना, ये हमने भी पूरी आउटलाइन इसकी बनाई नहीं थी, जस्ट उसको वैसे ही बना लिया था। तो आप क्या कर लोगे, इसको आप कंप्लीट कर लोगे, ये वाली मार्किंग आ जाएगी यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए, ये आ गया, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लो। और दूसरी बात ये कि आप जो है वो मार्किंग भी कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस था इसको आपने नाम दिया था पी का, और फिर जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था ना उसकी सीधा बना सकते हो, लेट से यहाँ तक आ रहा है ना, इतना आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस आया था, ये डिस्टेंस आया था बराबर, ये सिर्फ मार्क कर रहे हैं, ये डिस्टेंस आया था क्यू के बराबर, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.5। अब इसी तरीके से एक रीडिंग आपने ऐसे ले ली तो 1.5 आ गया। अच्छा, आंसर आपका आ सकता है 1.4 से लेके 1.6 के दरमियान में, एवरेज 1.5 आना चाहिए, इस बात को आपने जहन में रखना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 4 रीडिंग लेते हो, 2 ऐसे रख के लेते हो और 2 लेंथ वाइज लेते हो, तो 1.4 से 1.6 तक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है वो 1.5 है, तो आपने कोशिश करना है इसके करीब ही आंसर आए। तो देखो जैसे कि हम लोगों की रीडिंग आई थी, फॉर एग्जांपल हमारा पी आया था 5.3 और फिर ये आ गया था 3.5, दोनों को डिवाइड किया था तो 1.5 आया था। इसी तरीके से हमें जो है वो रीडिंग ब्रेथ में एक और लेनी है, पुरानी रीडिंग मेरे पास लिखी हुई थी तो वो इसमें स्कैन कर ली। बहरहाल कुछ भी रीडिंग आ जाए, लेकिन हमारा जो आंसर है, ये जो आंसर 1.7 आ रहा है सही नहीं रहेगा, हमें आंसर चाहिए 1.5 के करीब करीब, ठीक है ना, और बाकी 1.4 से लेके 1.6 के दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब सही कर रहे होगे। 2 रीडिंग अलोंग द ब्रेथ होगी और 2 होगी अलोंग द लेंथ, और ये जो सारा का सारा यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे बेसिकली यहीं से हमने किया था। लेट से पहली वाली जो कैलकुलेशन थी वो 5.3 को 3.5 से डिवाइड कर रहे थे, इसी तरीके से 4 आंसर आ जाएंगे और फिर उन्हीं 4 आंसर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 कराएंगे तो एवरेज आ जाता है ना, ऐड करते हैं डिवाइड बाय 4 करते हैं तो एवरेज आता है, और एवरेज मैंने आपको बताया 1.5 आना चाहिए। जितना 1.5 के करीब आंसर आएगा उतना हमारा आंसर बेहतर कहलाएगा। और रिजल्ट के अंदर हम यही मेंशन कर देते हैं
कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मटेरियल का आया, जो भी आया, फॉर एग्जांपल अगर वो 1.5 के बराबर आया तो हम उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और प्रिकॉशंस वगैरह देख लिया करो, वाइवा में काम में आती हैं, और कुछ में जो है वो लिखने के लिए भी कह देते हैं कि आप प्रिकॉशन और सोर्सेज ऑफ एरर्स लिख दीजिए, 1 या 2 वाइवा वगैरह के अंदर, तो मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का मेथड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आज का प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जब खुद परफॉर्म करोगे तो और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।